अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी समझने से पहले आपको समझना होगा कैचअप रूल क्या होता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी आया था 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। उससे पहले जो सिस्टम चलता था वो कैचअप रूल चलता था। कैचअप रूल के अंदर क्या है कि मान लो ए है, वो एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है जिसने ज्वाइन किया 1 जनवरी 2020 को, और एक बी कैटेगरी का स्टूडेंट है जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर है, उसने ज्वाइन किया 2 महीने बाद 1 मार्च 2020 को। अब चूंकि बी एक रिजर्व कैटेगरी का है, इसको प्रमोशन पहले मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका रिजर्वेशन है। तो बी का प्रमोशन हो जाता है पहले और ये बन जाता है अब सीनियर। जो ओरिजिनल कैडर था उसमें ए सीनियर था क्योंकि इसने पहले ज्वाइन किया था। अब चूंकि बी का रिजर्वेशन है और ये पहले प्रमोशन ले चुका है तो अब हो गया बी सीनियर। अब जैसे ही तुरंत ए का जब प्रमोशन होगा तब ए जो है वो फिर से सीनियर बन जाएगा और बी फिर से जूनियर रह जाएगा। तो इसको कहते हैं हम कैचअप रूल। अब 1995 के अंदर आया एक फेमस केस जिसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बिरपाल सिंह का केस। इस केस में क्या हुआ कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा अगर हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे तो सीनियरिटी का बहुत इश्यू आएगा, और जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कैचअप रूल, उस हिसाब से इन्होंने सीनियरिटी डिसाइड की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियरिटी बिटवीन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड जनरल कैंडिडेट वुड कंटिन्यू बी गवर्न्ड बाय देयर पैनल पोजीशन प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे जो उस पैनल के अंदर जो सीनियर था वो सीनियर माना जाएगा, फिर भले ही रिजर्वेशन के आधार पे पहले प्रमोशन हो जाए किसी का, उससे वो सीनियरिटी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि एक्सेलरेट प्रमोशन डज नॉट गिव एक्सेलरेट और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, एंड द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट आर्टिकल 16(4) और 16(4)(a) डज नॉट मैंडेट सीनियरिटी ओवर जनरल कैंडिडेट एज ए मैटर ऑफ राइट। तो ये बात जो है वो कैचअप रूल वाली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की कि सीनियरिटी हमेशा जो पैनल प्रोविजन के अंदर जिसने पहले ज्वाइन किया होगा उसी हिसाब से सीनियरिटी मानी जाएगी। फिर भले ही आप पहले प्रमोशन ले लो रिजर्वेशन के बेस पे, तो उससे सीनियरिटी काउंट नहीं की जाएगी। और इसी बिरपाल सिंह के केस को इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेकर आई 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, और 4A के अंदर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वर्ड को ऐड किया। और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जैसे ही ऐड हो गया तब सिस्टम चेंज हो गया। सिस्टम चेंज कैसे हो गया? अब इसी एग्जांपल में देखो कि ए ने ज्वाइन किया 1 जनवरी 2020 को और बी ने ज्वाइन किया 1 मार्च 2020 को। बी रिजर्व कैटेगरी का है और अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। कैचअप रूल अब नहीं रहा, अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी हो गया। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के अंदर बी को रिजर्वेशन है, इस वजह से प्रमोशन पहले हो गया बी का। अब बी सीनियर हो गया। अब भले ही ए का बाद में प्रमोशन हो, ए जूनियर ही रहेगा। जो उसकी पैनल पोजीशन है उसके बेस पे उसको सीनियरिटी नहीं मिलेगी। जिसका पहले प्रमोशन हुआ है वो सीनियर माना जाएगा। इसी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। जो कैचअप रूल था उसको हटा के कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी आया गया। और ये जो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ये बिरपाल सिंह के केस की वजह से हुआ है, क्योंकि यहां पर इन्होंने कहा था कैचअप रूल के हिसाब से आप सीनियरिटी मानोगे, बट जब अमेंडमेंट आ गया तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के हिसाब से ही आप उसको सीनियर मानोगे। अब इसको पढ़ो, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होता है? मींस दैट व्हेन अ रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉय इज प्रमोटेड अर्लियर ड्यू टू रिजर्वेशन and that also keep their seniority over general category employee who are promoted later. वो सीनियरिटी रखेंगे। प्रमोशन गिव बोथ हायर रैंक एज वेल एज परमानेंट सीनियरिटी एडवांटेज। अब ये कैचअप रूल और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में डाउट नहीं रहना चाहिए। अब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के लाने के पीछे रीजन क्या था? वो रीजन ये था कि जैसे ही मान लो एंट्री लेवल पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दे दिया, आप प्रमोशन के अंदर भी उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के बाद आप उसको कैचअप रूल के हिसाब से जो टॉप लेवल की पोजीशंस होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, वो उस लेवल पे एससी और एसटी का कैंडिडेट पहुंच नहीं पाएगा। तो फिर सब्सटेंटिव जस्टिस और सब्सटेंटिव इक्वालिटी कैसे अचीव होगी? तो इसीलिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी लाया गया
और वहां पर जो टॉप लेवल पोजीशन है वहां तक रिजर्वेशन देने की बात कही गई और इसी से माना जाएगा कि सब्सटेंटिव जस्टिस, सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो है वो अचीव हो पा रही है। इसीलिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को ऐड किया गया। अब जो इंदिरा साहनी के अंदर डिसाइड हुआ था उसके अगेंस्ट जाकर 4A और 4B को इंसर्ट किया और साथ ही 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो वीरपाल सिंह का केस था उसकी वजह से 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट में जाकर पार्लियामेंट ने संशोधन कर दिए। अब जब संशोधन कर दिए तो ऑब्वियस ही बात है उनको फिर से चैलेंज किया जाएगा। तो उसे चैलेंज किया गया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में। और इस केस में क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 4A है, 4B है, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सारे के सारे वैलिड हैं। हाँ वैलिड कहा, बट कोर्ट ने और भी उसमें कुछ ऐड किया, वो ये कि जब भी आप रिजर्वेशन दोगे प्रमोशन के अंदर तब कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं तभी आप वो रिजर्वेशन दे सकते हो। अब वो क्राइटेरिया क्या है, ये 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन जो प्रमोशन के अंदर दिया जा रहा है कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आप SC और ST के कैंडिडेट जो है एज ए मैटर ऑफ राइट रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते। इट्स एन एनेबलिंग प्रोविजन फॉर द स्टेट। स्टेट को ये एनेबल करता है कि कुछ क्राइटेरिया को डिसाइड करने के बाद में वो उन्हें रिजर्वेशन दे सकती है। दूसरा कहा कि स्टेट कैन नॉट ग्रांट प्रमोशन रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली। तो स्टेट जो है रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली नहीं देगा, अगर ये 3 कंडीशन फॉलो होगी तभी स्टेट रिजर्वेशन देगा। अब ये 3 कंडीशन क्या थी, पहला, द स्टेट मस्ट कलेक्ट क्वांटिफिएबल डेटा टू प्रूव द बैकवर्डनेस ऑफ द SC एंड ST कम्युनिटी। जब भी बात की जाएगी कि प्रमोशन के अंदर SC और ST कैंडिडेट को रिजर्वेशन देना है तो उस वक्त क्वांटिफिएबल डेटा होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि ये अभी भी बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, तभी आप उनको रिजर्वेशन दोगे। दूसरा, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विस। SC और ST कैंडिडेट्स जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन अभी भी इनएडिक्वेट है, प्रॉपरली वहां उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और तीसरी कंडीशन ये कि अगर हम SC और ST कैंडिडेट को प्रमोशन में रिजर्वेशन देते हैं तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, उनकी जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहेगी। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है तभी जाकर SC और ST कैंडिडेट को प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब एम नागराज के केस के बाद में स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी हो गई कि अब वो जब भी रिजर्वेशन देगा प्रमोशन में SC और ST कैंडिडेट्स को तो वो एक क्वांटिफिएबल डेटा से ये प्रूफ करेंगे पहले कि ये अभी भी बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आते हैं, कि ये SC और ST कम्युनिटी अभी भी बैकवर्ड है, तभी जाकर आप उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हो। तो ये क्वांटिफिएबल डेटा जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई क्योंकि स्टेट के पास इस तरह से डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो इन्हीं सारी कंडीशंस को चैलेंज किया गया जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 के केस में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 3 कंडीशन है इनके बारे में ये कहा कि ये जो स्टेट को प्रूफ करना था ना कि SC और ST अभी भी बैकवर्ड है, तो ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि SC और ST कम्युनिटी हिस्टोरिकली बैकवर्ड है। तो आप क्वांटिफिएबल डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो, बट ये जो 2 कंडीशन एक्स्ट्रा थी ये अभी भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये जब भी आप रिजर्वेशन दोगे प्रमोशन के अंदर तब आप एटलीस्ट इन 2 कंडीशंस को देखोगे तभी जाकर आप उन्हें प्रमोशन दे पाओगे। और ये जो क्वांटिफिएबल डेटा वाली जो कंडीशन थी अब उसको रिलैक्स कर दिया, उस कंडीशन को अब कह दिया कि अब ये आपको स्टेट को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये अभी भी बैकवर्ड कैटेगरी में आ रहा है SC ST या नहीं आ रहा है। और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, इंपॉर्टेंट बात क्या है, द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई टू SC एंड ST इन प्रमोशन टू प्रिवेंट बेनिफिट गोइंग टू एडवांटेजेस सेक्शन। तो ये बात कही कि SC और ST कैटेगरी के अंदर भी डिवीजन होगा
जो क्रीमी लेयर के अंदर आ चुके हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा प्रमोशन के अंदर, और जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको ही आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दोगे। वही वाली बात जो ओबीसी के अंतर्गत हुई थी, इंदिरा साहनी के केस में डिसाइड की थी कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो एडवांस हो चुके हैं, और जो ओबीसी जो बैकवर्ड है उन्हीं को रिजर्वेशन देगा। तो ये बात एससी और एसटी के अंदर भी जर्नैल सिंह के अंदर अप्लाई कर दी कि एससी और एसटी के अंदर जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे प्रमोशन में, और जो बैकवर्ड है अभी भी एससी और एसटी के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और फिर हमारे पास आता है लेटेस्ट केस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, जिसको हम फेमसली क्या कहते हैं, एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही थी उसको और ज्यादा हाईलाइट कर दिया और कहा कि एससी और एसटी के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होगा। जो क्रीमी लेयर है उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, और जो क्रीमी लेयर नहीं है, जो बैकवर्ड है अभी भी, उन्हीं को आप रिजर्वेशन दोगे, तब जाकर इक्वलिटी जो है वो अचीव हो पाएगी। आर्टिकल 16 का नेक्स्ट क्लॉज है हमारे पास 5th क्लॉज, जो ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर पोस्ट होती है, वो उसी धर्म के लोग जो हैं वही उसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हिंदू टेंपल की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां का पुजारी हिंदू ही होगा। अगर चर्च के अंदर फादर की पोस्ट वैकेंट है तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियन ही अपॉइंट होगा, क्योंकि उनके जो रिलीजियस मैटर है, रिलीजियस काम है, वो उन्हीं के रिलीजन वाले लोग ही तो कर सकते हैं। जैसे कि गुरुद्वारा है तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है सिख ही अपॉइंट होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होता है, और उनके कुछ पर्टिकुलर पोस्ट हैं वहां पर वो आप अपने अपने रिलीजन के लोग जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, और इससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो सकती। और आर्टिकल 16 का लास्ट क्लॉज 6th क्लॉज जो कि आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर, जो EWS कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, उनको 10% का एडिशनल रिजर्वेशन देना। एडिशनल कैसे? जो 4th क्लॉज के अंदर रिजर्वेशन था ओबीसी का, एससी का, एसटी का, उनके अलावा 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जनरल कैंडिडेट्स को जो कि इकोनॉमिकली वीकर है, सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा 10%। और यही 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुआ जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 के केस में। और क्या मेन मुद्दे आए? फर्स्ट कि वेदर रिजर्वेशन बेस्ड सॉलली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, क्योंकि अब तक जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से दिया जा रहा था, और क्या अब इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो वो वैलिड है? दूसरी बात, एससी एसटी और ओबीसी को EWS रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या ये प्रोविजन डिस्क्रिमिनेटरी है? तीसरा, जो 50% की सीलिंग लिमिट तय हुई थी इंदिरा साहनी के केस में, क्या उसका ये वायलेशन है? चौथा, 103rd अमेंडमेंट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये 103rd अमेंडमेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जो सोल बेसिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे आप रिजर्वेशन दे सकते हो। दूसरा कहा कि एससी एसटी और ओबीसी को EWS रिजर्वेशन से आप एक्सक्लूड कर रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, क्योंकि 16 क्लॉज 4 के अंदर ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम उन कैटेगरी को दे रहे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। थर्ड, the 50% reservation ceiling limit is not absolute and can be breached by constitutional amendment। तो इंदिरा साहनी के अंदर जो जजमेंट आया था जिसमें यह कहा था कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, और वहां पर एक टर्म भी लिखा था ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आप ये ब्रीच कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ब्रीच किया जा सकता है। और दूसरी बात कि वहां पर जो सीलिंग लिमिट लगाई गई थी वो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए लगाई गई थी, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के क्राइटेरिया से रिजर्वेशन दिया जा रहा था,
यहाँ पर क्राइटेरिया भी चेंज हो चुका है और क्लास भी चेंज हो चुकी है। तो 50% जो सीलिंग लिमिट है वो उनके लिए थी, और ये जो 10% एडिशनल जो रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे दिया जा रहा है, और जनरल कैंडिडेट जो है, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो जो 50% की जो सीलिंग लिमिट है ये उसका वायलेशन नहीं करता। और लास्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो वैलिड है, और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। अब आर्टिकल 16 का जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्लॉज 1 क्या कहता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सेकंड क्लॉज ये कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डिसेंट के बेस पे। थर्ड ये कहता है कि रेजिडेंस के बेस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। फोर्थ क्लोज ये कहता है कि अगर बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन अगर स्टेट की सर्विसेज के अंदर एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है तो वहां पर स्टेट के द्वारा उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब बात आई कि बैकवर्ड क्लास कौन सी होगी, क्योंकि ये क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन या किसी और लॉ के अंदर, ये इसको मेंशन नहीं किया था कि एक्चुअल में बैकवर्ड क्लास कौन होंगे। तो उसके लिए फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया 1953 के अंदर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन सरकार ने इनकी रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि इन्होंने जो बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई किया वो कास्ट के बेसिस पे किया, इसलिए इनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो सही नहीं था। और जैसे ही रिजेक्ट किया तो स्टेट के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए, सब अपने हिसाब से रिजर्वेशन की पॉलिसीज को मॉडिफाई करने लगे, अप्लाई करने लगे। उसके बाद में एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस, जिसके अंदर 68% तक सीट्स को रिजर्व कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और दूसरी बात ये कही कि 16 क्लॉज 4 जो है एक एक्सेप्शन है क्लॉज 1 का। नेक्स्ट केस आया टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर से कहा कि आप 50% से ज्यादा सीट्स को रिजर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना व्यू था, जो इन दोनों केस में जो व्यू रखा, फिर इसमें चेंज किया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1, इट इज ए पार्ट ऑफ इक्वलिटी इटसेल्फ। नेक्स्ट सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 के अंदर बना, जिसको हम मंडल कमीशन भी कहते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 के अंदर सबमिट करी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1990 के अंदर इनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और इंप्लीमेंट कर दिया पूरे देश के अंदर 27% ओबीसी का रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के अंदर, और एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो एडिशनल था। और जो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से खुश नहीं थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद केस पहुंचा मंडल कमीशन का, जिसको हम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के नाम से जानते हैं। और इंदिरा साहनी के जजमेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही, जिसमें 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा। रिजर्वेशन जो होगा वो 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, चाहे फिर वो बैकलॉग वैकेंसी हो चाहे एग्जिस्टिंग वैकेंसी हो। रिजर्वेशन जो होगा वो एंट्री लेवल की जॉब्स में दिया जाएगा, प्रमोशन के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ओबीसी क्लास के अंदर क्रीमी लेयर होंगे उनको कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और इंदिरा साहनी के जजमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट खुश नहीं थी, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, मेजर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए और ऐड किया 4A 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के अंदर, और ये कहा कि रिजर्वेशन जो होगा वो प्रमोशन के अंदर भी दिया जाए। दूसरा अमेंडमेंट ये किया कि 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, जिसमें 4B को ऐड किया और कहा कि ये जो 50% की सीलिंग लिमिट है सिर्फ और सिर्फ करंट वैकेंसीज पे ही अप्लाई होगी और बैकलॉग वैकेंसीज पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों बात जो है वो इंदिरा साहनी के जजमेंट में कही थी, उसका जस्ट ऑपोजिट इन्होंने यहां पर अमेंडमेंट कर दिया। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विरपाल सिंह का केस था, जिसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कैचअप रूल जो है उसको सपोर्ट किया। उसे बाद में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी 4A के अंदर अमेंडमेंट किया 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और इस कैचअप रूल को खत्म कर दिया गया संसद के द्वारा।
फिर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस, जिसके अंदर 71, 81st और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन यहां पर 3 कंडीशन जो थी इस केस के अंदर बताई गई कि जब भी आप रिजर्वेशन दोगे तो इन 3 कंडीशंस को फॉलो करोगे तभी आप रिजर्वेशन दे सकते हो। जिसमें 3 कंडीशन क्या थी? स्टेट एससी और एसटी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन देना चाहती है प्रमोशन के अंदर तो स्टेट को पहले डेटा होना चाहिए उसके पास, उसके बाद में ये तय करेंगे कि वो अभी भी बैकवर्ड है, तभी जाकर आप उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हो। दूसरी कंडीशन ये कि वो अभी भी इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट है स्टेट के सर्विसेज के अंदर, और तीसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो ये जजमेंट आया था एम नागराज का, जिसमें 3 कंडीशंस बताई थी, उसमें स्टेट को रिजर्वेशन देने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि जब भी वो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रही थी तो उनके पास डेटा जो है वो क्वांटिफिएबल डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो अभी भी बैकवर्ड है या नहीं है। तो उसे चैलेंज किया गया जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हटा दिया, इनवैलिड डिक्लेयर किया, और जो 2 कंडीशन बाकी की बची थी उन्हें कहा कि जब भी स्टेट प्रमोशन में रिजर्वेशन देगी एससी और एसटी को तो सेकंड और थर्ड कंडीशन है उसको तो उनको फुलफिल करना होगा, तभी आप प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दे सकते हो। और इस केस में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि एससी और एसटी के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन किया जाए, जैसे ओबीसी के अंदर होता है कि बैकवर्ड क्लास और एडवांस क्लास जो क्रीमी लेयर हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, और जो बैकवर्ड हैं ओबीसी के अंदर उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है। वैसे ही एससी और एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आए, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन ना दे और नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन दिया जाए। उसी को और स्ट्रांगली कहा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024 के केस में कि एससी और एसटी के अंदर सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का क्लासिफिकेशन होगा, और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाए, और जो अभी भी डिप्राइव्ड हैं जिनको रिजर्वेशन की एक्चुअल में जरूरत है उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे कि रियल में इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है वो साकार हो सके। क्लॉज 5 ये कहता है कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी जो पर्टिकुलर पोस्ट होगी उसमें उसी रिलीजन का पर्सन जो होगा वही उस पोजीशन को होल्ड कर सकता है। लास्ट 6th क्लॉज ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के लोग हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी के अंदर उनको 10% का एडिशनल रिजर्वेशन दिया जाए, जो ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर, जिसे बाद में चैलेंज किया जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये वैलिड है और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं कर रहा है। So this is it about आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के सारे क्लॉजेस का एकदम डिटेल में पोस्टमार्टम किया है, अच्छे से समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपका अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।